नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानून मदद के बारे में जानकारी देंगे। संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। साथ ही गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वे सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा का गठन किया गया। कानूनी सहायता योजना पहली बार 1971 में गठित कानूनी सहायता समिति के तहत न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा पेश की गई थी। उनके अनुसार कानूनी सहायता का अर्थ समाज के एक व्यवस्था प्रदान करना समाज को था और साथ ही साथ ताकि न्याय प्रशासन की मिशनरी आसानी से सुलभ हो। कानूनी पैरवी में खर्च काफी ज्यादा होता है। अधिवक्ता की फीस, आवश्यक आदेशों, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराना आदि, ये सब गरीब तबके के लोग वहन नहीं कर सकते और ऐसे में मुफ्त कानूनी सहायता जरूरी है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी मदद से जुड़ी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे आज जो हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी मुफ्त कानूनी मदद के मसले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। फोन नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। नंबर दरअसल हमारा यही है कि 012061279337। दूसरा नंबर हमारा है 012061279338। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इस विषय से जुड़ी कानूनी सहायता ले सकते हैं। सवाल हमारा, विषय हमारा यही है, मुफ्त कानूनी मदद से जुड़ी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो ऋषिपाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, संविधान में जरूरतमंदों के लिए कानूनी मदद का जिक्र है क्या, और अगर है तो इसके बारे में क्या कुछ है, बताएं। देखिए, यह जो कानूनी प्रशासन है, जो कानूनी सिस्टम है, उस सिस्टम को चलाने के लिए हम सब जानते हैं कि जो न्यायालय अपने स्तर पर कार्य करती है, सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कानूनी सिस्टम जो बहुत समय से ये सिस्टम जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से हमेशा बाहर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये महसूस हमेशा किया कि जो सिस्टम की जो पहुंच है वो एक आम और विशेषता तो गरीब लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग भाषा की समस्या है या उसके संसाधन उसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कानून को एक जिम्मेदारी दी गई कि वो हर व्यक्ति के पास जो कानून की जो सुविधा है वो पहुंचाए। सबसे पहले जो हमारे अधिकार है, जो आर्टिकल 14 में है या आर्टिकल 22 में है, इसके अलावा जो 39A के अंदर जो उसको एक कहीं ना कहीं राज्य पर जिम्मेदारी डाली गई। ये जिम्मेदारी डालना जो है ये अपने आप में कानूनी जो सहायता प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। इससे पहले आपका अधिकार था कि ठीक है जी, आप अधिकार मांगिए, आप कहिए तो मेरा अधिकार है, मुझे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये कि अधिकार तो कोई व्यक्ति मांग रहा है लेकिन उसको अधिकार मांगना ही नहीं आता, तो अधिकार मांगेगा कौन और उसके बदले में अधिकार मांगेगा कौन? तो ऐसी स्थिति में कानून में ये व्यवस्था की गई कि ये नहीं केवल अधिकार होने से काम नहीं चलेगा। स्टेट को जिम्मेदारी दी गई, सरकार को जिम्मेदारी दी गई कि हर नागरिक को वो कानूनी जो सहायता है, कानूनी जो सोर्सेज रिसोर्सेज है, वो इस्तेमाल हर नागरिक तक एक जिम्मेदारी दी गई कि वहां तक पहुंचाए। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो आदमी कहे, अभी आप रिसेंट में देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पर लोग किसी भी व्यक्ति की पैरवी करने से मना कर देते हैं। अभी पंजाब में भी मुझसे अलग एक केस था, ऐसे कई बहुत सारे केस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता के बिना, प्रॉपर या फेयर ट्रायल हुए बिना उसका मामले का निपटारा ना हो। उसको पता हो कि कानूनी अधिकार क्या है। अगर उसके पास संसाधन नहीं है तो ऐसी स्थिति में संविधान ने ये जिम्मेदारी एक तो अधिकार के रूप में डाली और दूसरी कर्तव्य के रूप में डाली। जहाँ अधिकार है, जहाँ मैं मांग सकता हूँ, और दूसरा सरकार को कहा कि आप इसको मुहैया कराइए, ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है। तो अपने आप में ये
संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू था, जिसके अंदर सरकार को जिम्मेदारी डाली गई कि आप हर नागरिक को कानूनी सुरक्षा प्रदान करें। बिल्कुल, और ये जाहिर तौर पे इस बारे में जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। ऋषिपाल जी, देश में किस तरह के जरूरतमंदों के लिए कानूनी मदद की मुहिम चली है और इसे कितना आप जरूरी मानते हैं? देखिए, जब भी अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर हमेशा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है, विधिक सहायता केंद्र जो होता है, उसका बोर्ड आपको मिलेगा। लेकिन जो लीगल सहायता केंद्र है, उसका ये नहीं कि हर व्यक्ति के लिए ये सुविधा प्राप्त है। ऐसे विशेष तौर पर व्यक्ति जिनकी मासिक आय जो है 1 लाख से कम है, या वो SC/ST कमीशन के हैं, SC/ST समुदाय से बिलोंग करते हैं, या मान लीजिए महिलाएं हैं या मजदूर हैं, यानी ऐसे हर व्यक्ति जिसके ऊपर जिसकी पहुंच कानून तक नहीं है, उसको बेहतरीन से बेहतरीन जो एडवोकेट है, वो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, सबसे बड़ी बात होती है वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी है, वो हाई कोर्ट के लेवल पे भी है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे भी है। यानी हर क्षेत्र में आपको वो मिलेंगे, और हर व्यक्ति जिसको लगता है कि उसको कानूनी सहायता नहीं मिली और वो उसका पात्र है, उसके पास ऐसे संसाधन नहीं है वो कानूनी सहायता ले सके, तो ऐसे हर व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक तो उसकी इनकम कम है, वो उस पर उसकी दरिद्र है, दूसरा SC/ST समुदाय से बिलोंग करता है, तीसरा महिला है, या कोई और आपदा हो गई है, या किसी तरह से कोई जनमानस के अंदर कोई और बहुत समस्या हो जिसके अंदर किसी भी तरीके से कानूनी जो प्रावधानों को उस तक पहुंचने से रोका जा रहा है। तो ऐसे हर व्यक्ति को अधिकार है, वो कोर्ट में कह सकता है, जज को बोल सकता है कि मेरे पास वकील नहीं है और आप जज को वकील मुहैया कराइए। तो ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए वकील मुहैया कराए। बिल्कुल, अदालतों में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं, और जैसा कि आपने कहा, इसका पूरा प्रोसीजर हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं देखिए जो वकील हायर नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में ही वकील मिले, या फिर किस तरह से ये व्यवस्था होती है, थोड़ा तफसील से बताएं। जी हाँ, सबसे पहले तो हमें यही बात, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो जैसे आपने कहा गरीब व्यक्ति है, जब भी विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, उसका जो कार्यालय है, वो कार्यालय उस जो न्याय क्षेत्र, जो न्याय परिसर है, उसमें ऐसी जगह होना चाहिए जो सबको दिखे। और दूसरी बात है, वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर लिखा हुआ हो कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वहां पर ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं जो उनको कानूनी सहायता तुरंत प्रदान कर सके, जो तुरंत उनकी बात को सुन सके। इवन कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है, उस लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो इंचार्ज होता है वो भी जुडिशियल ऑफिसर होता है। वो देखता है कि जो वकील प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो और उनको सहायता प्रदान की जा रही है, या काउंसलिंग प्रदान की जा रही है, एडवाइस प्रदान की जा रही है, तो ये सबकी सब जो कानूनी रूप से होती रहे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो गरीब व्यक्ति है, उसको लगता है कानूनी सहायता उसको चाहिए, तो वो जो ऑफिस होता है वो वहां जा सकता है। वहां पर डेस्क के ऊपर सबसे पहले जो काउंटर पर उसको व्यक्ति मिलता है, उसको अपनी कानूनी प्रॉब्लम बताएगा। ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए हो सकता है किसी का सिविल केस हो, किसी का क्रिमिनल केस हो, किसी का मैट्रिमोनियल केस हो, तो उनके पास अलग अलग पैनल होते हैं। किसी का मजिस्ट्रेट का ट्रायल का मैटर है, किसी का सेशन का मैटर है, तो अलग अलग पैनल के हिसाब से जो उनके पास उनके पैनल में एडवोकेट होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। वो एडवोकेट आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके पूरे केस को सुनते हैं। उसके अलावा जितना भी उसको कॉस्टिंग होती है, जितना भी उससे सर्टिफाइड कॉपी का खर्च होना है, कोर्ट फीस लगनी है, सबके अंदर उनको सहायता दी जाती है, और जिससे कि और कोई पैसा उनसे लिया नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश ये होती है गरीब व्यक्ति को न्याय मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे मैंने आपको बताई कि हर सब्जेक्ट का पैनल है। कि मान लीजिए कोई सिविल मैटर है तो सिविल का जो एडवोकेट है वही संभालेगा, मैट्रिमोनियल तो वही संभालेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए एक मतलब आपको सहायता प्रदान की जा रही है तो उसके अंदर एडवोकेट ऐसा नहीं है जो प्रॉपर तरीके से आपको प्लीड नहीं कर सकता, तो उसके एक्सपर्ट होते हैं। इवन के जो एडवोकेट वहां पर अपॉइंट होते हैं उस पैनल के अंदर, उनका भी पहले इंटरव्यू होता है, जुडिशियल जो ऑफिसर का इंटरव्यू लेता है, उसके लिए भी एक समय होता है, कम से कम उनकी 3 साल 5 साल 10 साल अलग अलग हिसाब से, अगर सेशन का है तो 10 साल, इतने साल में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सब होने के बाद ही उस पैनल में एडवोकेट अपॉइंट किए जाते हैं, जिससे कि वो कोर्ट में जाके उन जो गरीब व्यक्ति है उसका जो केस है उसको बहुत अच्छे से प्लीड कर सके। ठीक है ऋषिपाल जी, लोक अदालतों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या रहती है? क्या उस वक्त भी वकील की जरूरत पड़ती है क्या?
देखिए, लोक अदालत अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे हैं तो लोक अदालत दो तरीके से होती है। एक तो अस्थायी लोक अदालत होती है, एक स्थायी लोक अदालत होती है। आपने जैसे कई बार अखबार में पढ़ा होगा कि बिजली के लिए लोक अदालत लग रही है, या चालान के लिए लोक अदालत लग रही है, या बैंकिंग मैटर के लिए लोक अदालत लग रही है। तो वो एक अस्थायी लोक अदालत होती है किसी खास विशेष के लिए, या जब सरकार ऊपर से ऑर्डर करती है या न्यायालय ऑर्डर करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है कि भाई ठीक है राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत लगेगी, तो वो किसी एक खास दिन लोक अदालत लगती है, उसको हम अस्थायी लोक अदालत बोलते हैं। और उस दिन उन केसों का निपटारा होता है जो विशेष तौर पर वहां पर जाते हैं। इसके अलावा एक स्थायी लोक अदालत होती है जहां पर आप अपने केस को लेके जा सकते हैं। और वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि वो बहुत परंपरागत तरीके से नहीं है कि आपको अपनी जो पिटिशन फाइल करनी है वो बिल्कुल जो एडवोकेट है या जो आपकी परंपरागत तरीका उस तरह से फाइल हो। आप एक सामान्य भाषा में भी अपनी बात को लिख सकते हैं, हिंदी के अंदर भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी जानते हैं अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्र में रहते हो, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जानते हैं तो उसमें लिख सकते हैं। वो आप कुछ लोक अदालत में लेते हैं। लोक अदालत सबसे पहले ये कोशिश करती है कि दूसरी पार्टी को बुलाकर जो आपका मसला है वो सुलह सफाई से आपसी सहमति से खत्म हो जाए। सबसे बड़ा जो उनका काम होता है वो यही होता है कि आपका मीडिएशन या मैटर सेटल हो जाए। जब उनको ये लगता है कि दोनों पार्टी के बीच में मैटर आपस में सेटल नहीं हो रहा है तो लोक अदालत का अधिकार होता है कि वो कानूनी रूप से आपके जो मैटर है, आपका जो भी इशू है, जो मसला है, उसको कानूनी रूप से वो हल कर सकते हैं। वहाँ पे जुडिशियल मेंबर जो होता है, अन्य मेंबर जो होते हैं। तो और दूसरी बड़ी बात है कि आप अगर ऐसा कोई मैटर वो डिसाइड कर देते हैं तो आप उसकी अपील भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्टी की सहमति से किया गया होता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोक अदालत है जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो कानून जो मसले हैं, जो कोर्ट केसेज है, उनका अंबार लगा हुआ, पहाड़ लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो लोक अदालत है एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जो जिनसे कि हम बहुत जल्दी इन केसेस से निजात पा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है जब लोक अदालत में दोनों पार्टी होती है तो दोनों पार्टी में समझौता होता है, दोनों पार्टी भिन्न भिन्न स्थिति में होती है, दोनों पार्टी भिन्न भिन्न सिचुएशन में होती है और दोनों पार्टी का असर सहमति हो गई है। न केवल केस के अंदर मैटर निपट गया बल्कि उनसे आपसी जो गिले शिकवे हैं वो भी खत्म हो गए। ठीक है ऋषिपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता रहे हैं कि मुफ्त में कानूनी सहायता आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप वकील नहीं हायर कर सकते हैं या फिर आप उस काबिल नहीं हैं कि आप वकील को हायर कर सकें और अपनी कानूनी सहायता आप कैसे कर सकते हैं, इस विषय में आप ऋषिपाल जी तफसील से जानकारी दे रहे हैं। ऋषिपाल जी, कानूनी मदद की अनुशंसा कौन करता है और जिसके बाद प्रार्थी को कानूनी मदद मिलती है, ये भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, प्रार्थी जब भी कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति होता है, जो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कहता है कि मेरे पास कानूनी सहायता नहीं मिल रही, तो सबसे पहले तो जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश को उसको बताना होता है कि मेरे पास कानूनी सहायता देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस न्यायाधीश की जिम्मेदारी हो जाती है ये देखते हुए किसी व्यक्ति केस की जो केस किस स्टेज पर है और उसको किस प्रकार का वकील चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो न्याय समिति जो वो होती है, जो लीगल कमीशन जो होता है, जो विधिक आयोग जो होता है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर जो कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है या कंसर्न सेशन जो है वो उसको भेजता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जब भी आप कोई किसी एडवोकेट को वहाँ का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी यूज करती है तो कोई भी एडवोकेट ऐसा नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति कहे कि मुझे वो एडवोकेट को साथ काम करना पसंद नहीं है या मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अगर सबको चॉइस की बहुत जरूरी है कि उसकी सहमति बहुत जरूरी है कि हाँ मैं जिस व्यक्ति को जो एडवोकेट मुझे दिया गया है वो कॉम्पिटेंट है, मेरी बात सुन रहा है, समझ पा रहा है और तब वो जो है कोर्ट में फीस करता है। सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में आने के बाद उस एडवोकेट का जो चार्ज है वो भी सरकार देती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जबकि प्राइवेट जो क्लाइंट है उसको मतलब एक एडवोकेट की पेमेंट तो सरकार दे रही है तो उसको एडवोकेट को ऐसे ही अपने काम को करना होता है जबकि प्राइवेट क्लाइंट के लिए करता है। तो इस तरीके से जितनी भी सहायता है अगर उसको लगता है किसी स्टेज पर उसको हाई कोर्ट जाना है तो वो हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड कर सकता है कि हाँ इस डिवीजन में हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कोई मिनिमम कोई एप्लीकेशन लगानी है या कुछ और चीज करना है तो हर स्तर के ऊपर जो है कोर्ट उनको प्रोवाइड करता है। मतलब कोर्ट की कोशिश ये होती है कोई व्यक्ति ऐसा ना जाए जिसको कानूनी सहायता के बिना प्रॉपर फेयर ट्रायल ना हो।
ठीक है ऋषिपाल जी, कानूनी मदद में किन किन चीजों का समावेश होता है? मसलन कोर्ट की फीस, वकील की फीस, दस्तावेजों का खर्च आदि, क्या कुछ उसमें सम्मिलित होता है? देखिए मेरा सबसे बड़ी बात, कानून में अगर बात करते हैं तो जो खर्चा जो होता है वो सिविल केसेस के अंदर होता है। दीवानी केसेस के अंदर जो कोर्ट की फीस जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जैसे जो रिलीफ होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मेरे मकान का किसी ने कब्जा कर लिया और मुझे मकान का पोजेशन चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो उसके मकान की वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से अलग अलग राज्यों में फीस तय हो जाती है। सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसके पास अगर मान लीजिए पैसा नहीं है और वो अपने मकान को वापस नहीं ले सकता, ऐसी स्थिति में भी सीआरपीसी में कानून में प्रोविजन है कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी से जो वकील मिला है वो स्पेशल एप्लीकेशन लगाता है कि इस व्यक्ति के पास इस समय जो माली हालत ऐसी है नहीं तो ये कोर्ट फीस जमा कर सके। तो उसकी छोटी सी इंक्वायरी होती है, जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट होता है, कंसर्न एसडीएम होता है, वो इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करके बताता है हाँ इसकी व्यक्ति की माली हालत जो ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उस फीस से एग्जम्प्ट कर देता है। उसके अलावा जो कोर्ट जो छोटी छोटी एप्लीकेशन होती है उनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनको भी अगर दे देते चाहते हैं तो कोर्ट उन फीसों को भी, उन टिकटों को भी एग्जम्प्ट कर देता है, जिससे कोशिश होती है तो उस व्यक्ति पर कोई भार ना पड़े और कानूनी रूप से उसको सारी सहायता मिले। जी ऋषिपाल जी, लोक अदालत के दिए गए फैसले क्या अदालती फैसलों के बराबर होते हैं क्या? अगर हाँ तो क्या वजह इसकी होती है, और अगर नहीं तो ये भी बता दीजिए कि उसके बाद क्या आगे प्रोसेस होता है? क्या इन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है क्या? सबसे बड़ी बात क्या है कि लोक अदालत किस तरह से काम करती है। लोक अदालत का उद्देश्य जो होता है वो परंपरागत अदालत से थोड़ा अलग होता है। परंपरागत अदालत ये कोशिश करती है कि मेरिट के ऊपर किसको डिसाइड किया जाए, कि जिसके ऊपर मेरिट है, जिसके पास एविडेंस है, उसके हिसाब से डिसाइड है। लेकिन लोक अदालत जो है वो कोशिश ये करती है कि पार्टी की सहमति से जो कोई फैसला, जब भी कोई फैसला सहमति से होता है, दोनों पार्टी की सहमति से होता है, तो कानून ये है कि आप उस फैसले की अपील नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि फैसला जो किया गया है वो सहमति से, तो क्योंकि कोर्ट कहता है जो आपने दोनों ने सहमति कर ली है तो आप उसको कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिट पिटीशन जो होती है, अगर आपको लगता है कि लोक अदालत ने मेरिट पर कोई ऐसा ऑर्डर कर दिया है, कोई ऐसा फैसला कर दिया है जिसको कानून में चैलेंज किया जा सकता है, तो रिव्यू का जो पावर है उस हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की पावर है, वो किसी भी ऑर्डर को वो रिव्यू कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कानूनी रूप से उसके अंदर कोई खामी है तो रिव्यू की पावर है, वो रिट में आप जा सकते हैं, आपके ऑर्डर को रिव्यू किया जाए। जी वकील जो पीआरओ, बोनो या फिर मुफ्त में सहायता करते हैं, उसके बारे में बताएं, कैसे गरीब इसका फायदा उठा सकते हैं? प्रो बोनो जो एडवोकेट होते हैं, प्रो बोनो का अर्थ होता है कि मतलब खुद से बिना किसी पैसे के कानूनी सहायता करते। जैसे आज आपने सबसे पहले जब मैंने कहा था जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो वकील होते हैं उनको पेमेंट, क्लाइंट को उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन सरकार उनकी पेमेंट करती है। लेकिन एक दूसरा जो वर्ग है जिसको आपने बताया प्रो बोनो वो एडवोकेट होते हैं जो कोई पैसा नहीं लेते, ना क्लाइंट से पैसा लेते हैं और ना सरकार से पैसा लेते हैं। इवन जो पिटीशन के जो चार्जेस हैं, जो छोटे मोटे चार्जेस आते हैं, वो भी अपनी जेब से लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे एनजीओ, ऐसे बहुत सारे एडवोकेट होते हैं जो एनजीओ के लिए वर्क करते हैं, लोगों की सहायता के लिए वर्क करते हैं, समाज के उत्थान के लिए वर्क करते हैं, जिनका अपना आर्थिक जो स्तर है वो बेहतर है, जिनके पास बहुत ज्यादा दबाव नहीं है इनकम का। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे एडवोकेट होते हैं जो प्रो बोनो जो है सहायता करते हैं। हाईकोर्ट के अंदर भी बहुत सारे एडवोकेट मिल रहे हैं, अगर 100 केस उनके पास 10, 12, 15 वो प्रो बोनो तरीके से लोगों की सहायता से और बिना पैसे लिए वो केस करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया कि आखिर कैसे कानूनी सहायता मुफ्त में ली जा सकती है और कैसे कानूनी सहायता के साथ ही वकील भी आप मुफ्त में हायर कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या उसकी व्यवस्था रहती है और किस तरह की प्रक्रिया का आपको पालन करना होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।